गुड इवनिंग दोस्तों, आई एम एमडी नसीम रजा खान फ्रॉम खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज 5th लेक्चर है, जिसमें आप लोगों को डेटा टाइप्स के बारे में मैंने बताऊंगा। और मैं कल 4th वीडियो में आपको डेटा टाइप कुछ कवर किया था, आज कुछ ऑप्शन छूट गए थे, तो मैं आज आपको कवर करके बताऊंगा। तो मैं कल आपको बताया था इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप क्या है, मैंने आपको डिटेल्स बताया था कि इंट में अनसाइंड होते हैं और साइंड होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, आइए हम जानते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स डेटा टाइप्स को दशमलव संख्याओं को स्टोर करने के लिए डिफाइन किया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट्स डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं। फ्लोटिंग टाइप्स में आप दशमलव के बाद 7 डिजिट तक स्टोर कर सकते हैं। डबल टाइप्स में दशमलव के बाद 17 डिजिट तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे टाइप फ्लोट, वो मेमोरी में साइज क्या लेगा 4 बिट एंड रेंज उसका होगा 3.14 E-28 या 38। तो दोस्तों, ये -38 पावर जो है मंटीजा एक्सपोनेंट 10⁻²। डबल टाइप का होता है 8 बिट्स मेमोरी में साइज, और इसका रेंज होता है 1.7 E-308। और आ जाइए लॉन्ग डबल में, इसका मेमोरी में साइज होता है 10 बाइट्स, और इसका रेंज होता है 3.14 से -4932। तो दोस्तों, ये था फ्लोटिंग पॉइंट्स। अब आइए कैरेक्टर टाइप्स। कैरेक्टर डेटा टाइप्स में कैरेक्टर टाइप्स क्या है? कैरेक्टर टाइप्स को एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, साइज एंड रेंज ऑफ इंटीजर टाइप ऑन 16 बिट मशीन में। तो दोस्तों, इसमें है टाइप -128 से +127 तक। इससे ज़्यादा हम लोग इसमें वैल्यू या कैरेक्टर नहीं ले सकते हैं। दूसरा है अनसाइंड केयर। अनसाइंड केयर में भी 1 बाइट होते हैं। इसमें इसका वैल्यूज क्या है, रेंज क्या है 0 से 255 तक। तो ये था कैरेक्टर टाइप्स। अब दोस्तों, हम लोग वाइड टाइप पढ़ेंगे। वाइड टाइप क्या है, क्यों यूज करते हैं, आइए जानते हैं। वाइड टाइप्स को उन सिचुएशन में यूज किया जाता है जब आपको वैल्यू के बारे में कोई जानकारी ना हो। इससे फंक्शन के साथ ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1, यदि आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो आप उसका रिटर्न टाइप वाइड डिफाइन करते हैं। उदाहरण के लिए आप इस प्रकार फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे void my function, फंक्शन का नाम देंगे और पैरेंथेसिस देके सेमीकोलन लगा देंगे। दूसरा ऑप्शन, यदि आप फंक्शन में कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहे हैं तो आप उनकी जगह पर void डिफाइन कर सकते हैं। void टाइप में पता चलता है कि फंक्शन में कोई आर्गुमेंट्स नहीं लिया जाता है। इस प्रकार void को पैरामीटर के रूप में पास कर सकते हैं, जैसे int my function, और जो पैरामीटर में डालिएगा तो उसको void डालकर सेमीकोलन लगा दीजिएगा। तो दोस्तों, ये था void टाइप। अब हम लोग चलेंगे वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। तो वेरिएबल्स क्या है, आइए जानते हैं। यदि आप किसी डेटा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप उसे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का प्रयोग किया जाता है। एक वेरिएबल्स मेमोरी में किसी लोकेशन का नाम होता है। यह नाम या वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन को कंप्यूटर की संपूर्ण मेमोरी में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसी नाम के द्वारा आप उस मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर करते हैं, उस डेटा को पुनः प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, ये आपके कंप्यूटर मेमोरी स्पेस है। आप कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, उम्र आदि। कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर करने से पहले आप बताते हैं कि आप किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे, जैसे इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोटिंग हो, etc। यह आप डेटा टाइप्स के द्वारा डिफाइन करते हैं। उसी के अनुसार आपको मेमोरी में स्पेस मिलता है। यानी कि यदि आपने इंट डिफाइन किया है तो 2 बाइट वेरिएबल को मेमोरी में कंपाइलर अलॉट करेगा। अगर आप इंटीजर लिए हैं तो 2 बाइट मेमोरी में कंप्यूटर का मेमोरी में अलाउ करेगा। अगर आप
फ्लोट लेते हैं तो 4 बाइट अलाउ करेगा, आप कैरेक्टर लेते हैं तो 1 बाइट अलाउ करेगा। इसके बाद आपको उस मेमोरी के लोकेशन का नाम डिफाइन करना होता है, ताकि आप जब भी चाहें उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर की गई वैल्यू को इस नाम के द्वारा एक्सेस कर सकें। यही नाम वेरिएबल कहा जाता है, यही नाम वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल की वैल्यूज चेंजेबल होती है, आप एक वैल्यू को हटाकर दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं। ऐसे आप कंपाइल टाइम पर भी कर सकते हैं और डायनेमिकली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान भी कर सकते हैं। क्रिएटिंग सी वेरिएबल्स, कैसे क्रिएट करेंगे वेरिएबल्स को, आइए जानते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, इसके बाद आप एक यूनिक नाम डिफाइन करते हैं। जैसे दोस्तों, अगर मैंने इंट लिखा दैट इज अ डेटा टाइप, उसके बाद मैंने कोई वेरिएबल लिखा जैसे एज दैट इज माय वेरिएबल नेम, तो ये इंट डेटा टाइप और वेरिएबल कैसे वर्क करता है वो हम आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो एक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, इसके बाद आप एक यूनिक नाम डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने डेटा टाइप दिया, उसके बाद यूनिक नाम दिया क्या, एज। इस स्टेटमेंट के द्वारा इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया गया है जिसका नाम एज है, और इस वेरिएबल को 25 वैल्यू असाइन की गई है, जैसे 25 मैंने असाइन कर दिया। आइए अब समझते हैं कि कंपाइलर इस स्टेटमेंट को किस प्रकार एग्जीक्यूट करता है। तो जब कंपाइलर सबसे पहले इंट को एग्जीक्यूट करता है तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में से 2 बाइट की मेमोरी अलॉट कर देता है। इसके बाद जब कंपाइलर एज को एग्जीक्यूट करता है तो उस 2 बाइट की मेमोरी को एज नाम देता है। उसके बाद कंपाइलर इक्वल टू 25, जिसे मैंने 25 लिखा, को एग्जीक्यूट करता है, तो वह 25 को इस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर देता है। जब भी आप इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो एज नाम के द्वारा इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए स्कोप ऑफ सी वेरिएबल। स्कोप ऑफ सी वेरिएबल में 2 पार्ट्स हैं, एक है लोकल वेरिएबल, एक है ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल कहाँ यूज होंगे, ग्लोबल वेरिएबल कहाँ यूज होंगे, आइए जानते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, स्कोप ऑफ सी वेरिएबल्स, कोई वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में किस किस जगह पर यूज किया जाता है ये उसका स्कोप होता है। कोई वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में किस किस जगह पर यूज किया जाता है ये उसका स्कोप है। स्कोप के अनुसार वेरिएबल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल वेरिएबल, आइए जानते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो प्रोग्राम्स के किसी छोटे ब्लॉक में डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि फंक्शंस, कंट्रोल, स्टेटमेंट ब्लॉक्स आदि में। इस तरह के वेरिएबल्स का यूज सिर्फ उसी ब्लॉक तक ही लिमिटेड रहता है। जिस बात में कि मैं अगर फंक्शंस में लिखा, लोकल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, कि लोकल वेरिएबल को मैंने लिखा जैसे फंक्शंस में, कंट्रोल्स में या स्टेटमेंट ब्लॉक में, तो वो उसी ब्लॉक तक सीमित रहती है। उससे आगे अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें, एक्सेस करना चाहें तो वो नहीं हो सकती है। अब आइए हम जानते हैं जैसे कि यदि आपने किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल क्रिएट किया है तो आप उस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते, ये लोकल वेरिएबल की है। अब आइए ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है। इन वेरिएबल्स को आप पूरे प्रोग्राम में किसी भी एक्सेस या किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हैं। इन वेरिएबल्स को प्रोग्राम की शुरुआत में ही डिफाइन कर दिया जाता है, जैसे मेन मेथड के ऊपर, और उस मेन मेथड के ऊपर जो ग्लोबल वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं वो प्रोग्राम के किसी भी मतलब बाहरी हिस्से में भी आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। डेटा टाइप वेरिएबल में कुछ ऐसा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सी लैंग्वेज में एक वेरिएबल को एक टाइप दिया जाता है या दिया जाना चाहिए जो यह निर्धारित करता है कि वेरिएबल किस प्रकार का डेटा रखेगा। आइए जानते हैं। पहला है कैरेक्टर, दूसरा है इंटीजर, तीसरा है फ्लोटिंग, चौथा है डबल और पांचवा है वॉइड। तो दोस्तों कैरेक्टर, तो इसमें एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर को स्टोर कर सकते हैं, डबल को स्टोर कर सकते हैं, वॉइड पर आपको बता दिए कि वॉइड उस वक्त हम लोग यूज़ करेंगे जब हम कोई फंक्शन दे रहे हैं, उसमें हमको पता नहीं है कि किस टाइप की इंटीजर है और कितना वैल्यू लेना चाहते हैं, उसको हम लोग
वर्ड यूज करेंगे। ये इनपुट आउटपुट इन सी, इनपुट आउटपुट इन सी क्या है आइए जानते हैं। इनपुट आउटपुट का अर्थ प्रोग्राम में उपयोग किए जाने वाले कुछ डेटा के साथ इनपुट प्रदान करता है, और आउटपुट का मतलब स्क्रीन पर डेटा प्रदर्शित करना या डेटा को प्रिंटर द्वारा या फाइल में लिखना। ये सभी बिल्ट इन फंक्शन सी हेडर फाइल्स में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले स्कैनफ एंड प्रिंटफ होता है फंक्शन। मानक इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जिसका नाम stdio.h है, studio.h जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर होता है, की परिभाषा शामिल है जिनका उपयोग स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करने और यूजर्स इनपुट लेने के लिए किया जाता है। जब आप उपरोक्त कोड कंपाइल करेंगे तो यह आपको एक वैल्यू टाइप करने के लिए कहेगा। जब आप वैल्यू टाइप करेंगे तो यह कंपाइलर पर आपके द्वारा टाइप किए वैल्यू को प्रदर्शित करता है। जैसे फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग और मीनिंग। जैसे %d हम लोग देते हैं तो %d क्या करता है, स्कैन करता है और प्रिंट एन इंटीजर असाइन डेसिमल नंबर। प्रिंट क्या करता है, जो हम असाइन किए हैं उस वैल्यू को, जैसे मैंने इंट लिखा, इंट में उसको स्कैन करने के लिए %d लिखते हैं। %d इंटीजर कांस्टेंट को रीड करता है। अच्छा, %f मैंने फ्लोटिंग पॉइंट को रीड करता है। उसका %c कैरेक्टर टाइप को रीड करता है एंड स्कैन करता है, एंड %s स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्कैन करता है और रीड करता है। तो हम नंबर ऑफ डिजिट और कैरेक्टर की संख्या को भी सीमित कर सकते हैं। जैसे हम लोग %d के जगह पे 1d भी लिख सकते हैं, 2d भी लिख सकते हैं, 3d भी लिख सकते हैं, एंड s के जगह पे 2s, 3s, 4s, 1s लिख सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मेरा रहेगा डिसीजन मेकिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मेरा जो 6th लेक्चर रहेंगे वो डिसीजन मेकिंग रहेंगे, जिसमें आप हमारे मनोबल को बढ़ाइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है आप तक आसान भाषा में, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू की मिक्सिंग में मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों जिन भाई ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में अगर जिन भाई को प्रॉब्लम हो तो आप बराए मेहरबानी आप हमसे कमेंट करके दरियाफ्त कर सकते हैं। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप मेरे इंस्टीट्यूशन को भी विजिट कर सकते हैं। आप अगर लोकल एरिया में हैं, जैसे पटना बिहार में हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूशन में भी आकर विजिट कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूशन का नाम है खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दाता मार्केट, 1st फ्लोर अपोजिट पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, अशोक राजपथ, पटना 8,06,। तो दोस्तों ये था मेरा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। मैं कल आपको डिसीजन मेकिंग इंक्लूड करके दूंगा और बताऊंगा कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।